कैसे हो बच्चों? ठीक ही होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। पता है ना कि मेरा नाम यशवंत त्रिपाठी है और ये भी मालूम होगा कि ज्ञानदीप फिजिक्स चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है ग्रेविटेशन पार्ट 2। पार्ट 1 बाद में आएगा, पार्ट 2 पहले तैयार किया है। तो ग्रेविटेशन पार्ट 2 या लेक्चर 2, ग्रेविटेशन लेक्चर 2, इसमें हम ये बताएंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन निकालना सिखाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में जितने भी डेफिनिशंस हैं, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वगैरह वगैरह, ये सब वर्क डन पर ही डिपेंड हैं, वर्क डन पर ही डिपेंड हैं। और तो हम आज का टॉपिक यही है कि हम एक एक्सप्रेशन डिराइव कराएंगे जिसमें दो मास पार्टिकल्स हैं m1 और m2 मास के, उनके बीच का इनिशियल सेपरेशन ri है। तो फिर उनको एक दूसरे से दूर ले जाने में, यानी कि r फाइनल डिस्टेंस पर रख देने में कितना वर्क होगा। तो सबसे पहले हम यही बताएंगे कि एक पार्टिकल है जिसका मास है m1, देयर इज ए पार्टिकल ऑफ मास m1 और वो ये है m1 मास का पार्टिकल। इससे r इनिशियल, ri फॉर, यहाँ i फॉर इनिशियल है बच्चों, तो r इनिशियल डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। और हमें क्या करना है बच्चों, ये दूसरा मास पार्टिकल m2, अब हमें क्या करना है कि ये जो m2 मास है, m2 मास को यहां से इधर ले जाते हुए इस पॉइंट तक पहुंचाना है, फ्रॉम A टू B, फ्रॉम A टू B। m2 मास को फ्रॉम A टू B पहुंचाना है। एंड व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, इसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना है। ये बहुत यूजफुल हो जाएगा, इससे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल समझना आसान हो जाएगा, इससे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब समझ में आएगा। इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से बहुत दूर तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ता है, थोड़ी दूर ले जाने में वर्क करना पड़ता है mgh, लेकिन अगर बहुत दूर ले जाना हो तब कितना वर्क करना पड़ेगा, इसके हेल्प से ये सब चीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत यूजफुल डेरिवेशन ये होने वाला है, सब लोग ध्यान से देखना, बने रहना। तो हमारे आज का प्रॉब्लम है वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग m2, जैसा कि डायग्राम में दिया गया है। m2 को कहां से कहां तक डिस्प्लेस करने में, तो फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। तो बच्चों m1 मास का ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, m2 मास का ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है। अब m2 मास को हमें A से B तक ले जाना है, तो व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क विल बी डन, हमें यह निकालना है कि कितना वर्क हुआ। तो हम क्या करते हैं, डायग्राम को अच्छा करने के लिए m2 को थोड़ा सा जितना पॉसिबल है उतना हम और दूर कर देते हैं, पॉइंट B को हम थोड़ा और दूर कर देते हैं। ये है m2 और ये है पॉइंट B। तो बच्चों ये देख रहे हो, सभी लोग देख रहे हो कि ये डिस्टेंस r इनिशियल है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस r फाइनल है।
हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में ले जाया जा रहा है। तो ये है, ये डिस्टेंस आर फाइनल है जिसको कि हमने आर एफ से डिनोट किया है, और ये डिस्टेंस आर इनिशियल है। यानी कुल मिलाकर के हमें ये पता करना है कि इनके बीच आर M2 को आर इनिशियल से आर फाइनल डिस्टेंस तक ले जाने में, M2 को आर इनिशियल से आर फाइनल डिस्टेंस तक ले जाने में, यानी कि इतना डिस्प्लेस करने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करते हैं कि पाथ ए बी के बीच में कोई एक इंटरमीडिएट पॉइंट चूज करते हैं जो कि P है। एक पॉइंट P चूज करते हैं और इमेजिन करते हैं कि M इस, क्योंकि A से B तक ले जाने में पॉइंट P भी पड़ता है। तो जब मास M2 पॉइंट P पर होगा, जब मास M2 पॉइंट P पर होगा तो इस पार्टिकल का ग्रेविटेशनल फील्ड उस पर कितना फोर्स लगाएगा। तो ये हम दिस इज द मास M2, दिस इज मास M2 जो कि पॉइंट P इज कंसिडर्ड, जो पॉइंट और पॉइंट P M1 से R डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर है। पॉइंट P पाथ ए बी के का इंटरमीडिएट पॉइंट है, कोई इंटरमीडिएट पॉइंट है, और वो M1 मास से R डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। फिर से सुनना बच्चों कि M1 मास से R डिस्टेंस पर सिचुएटेड है पॉइंट P। अब हमें यह निकालना है कि यहां पर इसको M1 मास M1 कितना फोर्स लगाएगा। M1 मास अभी पॉइंट P पर पार्टिकल M2 पे कितना फोर्स लगाएगा, तो वो फोर्स हो जाएगा, क्योंकि M1 यहां है और A से B तक ले जाते समय M2 अभी पॉइंट P पर पहुंचा है जो कि R डिस्टेंस पर है। तो M1 का M2 पर ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। अब हमें क्या करना होगा बच्चों, जरा ध्यान से समझना, कॉन्सेप्चुअल है सब कुछ। अब हमें क्या करना होगा, क्योंकि हम M2 को हाथ में पकड़ करके A से B की ओर ले जा रहे हैं और ग्रेविटेशनल फील्ड इसको इस डायरेक्शन में खींच रही है। ध्यान देने की बात है बच्चों, ग्रेविटेशनल फील्ड, दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, इस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच रही है, M1 की तरफ खींच रही है। M2 को फ्रॉम A टू B ले जाना है बच्चों, और A से B तक ले जाते समय M2 अभी पॉइंट P पर है। ध्यान से सुनना कि M2 इस समय पॉइंट P पर है और M1 इस पे फोर्स लगा रहा है G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। और किस डायरेक्शन में, तो जानते ही हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर की ओर होता है, यानी कि इस पे जो M1 जो फोर्स लगाएगा वो अट्रैक्टिव होगा, यानी कि इस तरफ उसका डायरेक्शन होगा। तो जो भी एक्सटर्नल एजेंट A से B की ओर मास M2 को ले जा रहा है उसके फोर्स का डायरेक्शन जस्ट इसके अपोजिट होना चाहिए, जस्ट इसके अपोजिट होना चाहिए। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अप्लाइड फोर्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, जो कि हमने F से दिखाया हुआ है, F से दिखाया हुआ है बच्चों। अब यहीं पे ध्यान देने की बात है, ये अप्लाइड फोर्स कितना होना चाहिए। अगर ये अप्लाइड फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कम है, अगर ये अप्लाइड फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कम है तो M2 इस डायरेक्शन में एक्सिलरेट हो जाएगा और वो और एनर्जी काइनेटिक के फॉर्म में जाने लगेगी, उसकी स्पीड बढ़ने लगेगी। और अगर F ज्यादा है तो M2 इस डायरेक्शन में एक्सिलरेट हो जाएगा। वंस अगेन वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगा। तो
अगर हमें एनर्जी को कांस्टेंट रखते हुए वर्क करना है बच्चों, हमें अपनी जो एनर्जी है, एक्सटर्नल एजेंट की जो एनर्जी है, उसको काइनेटिक के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होने देना है, नहीं तो एग्जैक्ट वर्क डन नहीं निकल पाएगा। जो वर्क का जो हिस्सा काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में खर्च हुआ है वो हमें नहीं दिखेगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ यानी कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी के साथ m2 को A से B तक ले जाना होगा और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहे मेरे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहे, इसके लिए क्या करना होगा, F मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू Fg, इसके इक्वल और अपोजिट होना चाहिए। यानी अप्लाइड फोर्स हो गया, अप्लाइड फोर्स F इज इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन हो जाएगा बच्चों टुवर्ड्स B। खूब ध्यान से ये वीडियो देखना क्योंकि इससे बहुत कुछ सॉल्व होने वाला है। पूरे ग्रेविटेशन का आधा हिस्सा इस पर डिपेंड है बच्चों, तो खूब ध्यान से ये वीडियो देखना है, बहुत ही जरूरी वीडियो है और खूब ध्यान से देखना। तो ये है अप्लाइड फोर्स जिसका डायरेक्शन B की ओर होगा, टुवर्ड्स B। यहां हमने लिख दिया है कि डायरेक्शन हो जाएगा टुवर्ड्स B, डायरेक्शन हो जाएगा टुवर्ड्स B। अब ये वर्क डन निकालना बहुत आसान होता, बच्चों ध्यान से सुनना कि ये वर्क डन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि A से B तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। अब ये वर्क डन निकालना बहुत आसान होता क्योंकि A से B तक का डिस्प्लेसमेंट तो हम निकाल ही लेंगे, R फाइनल माइनस R इनिशियल, ये डिस्टेंस R फाइनल है, ये डिस्टेंस R इनिशियल है, तो ये डिस्टेंस R फाइनल माइनस R इनिशियल हो जाएगा। तो A से B तक ले जाने में ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेसमेंट देना पड़ेगा R फाइनल माइनस R इनिशियल। लेकिन अब अगर फोर्स कांस्टेंट होता, अगर फोर्स कांस्टेंट होता तो हम डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करके वर्क डन निकाल लेते। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बच्चों कि यहां फोर्स कांस्टेंट नहीं है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये डिस्टेंस के साथ इस तरह से वेरी करता है। सभी लोग जानते होंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्टेंस के साथ इस तरह से वेरी करता है, यानी कि डिस्टेंस बढ़ने पर ग्रेविटेशनल फोर्स घटता है। डिस्टेंस बढ़ने पर ग्रेविटेशनल फोर्स तेजी से घटता है, कम होता है, उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बच्चों तो फिर इसका सलूशन क्या है, तो ऐसे सलूशन, ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही कैलकुलस का विकास हुआ है बच्चों। ऐसे प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करने के लिए कैलकुलस का विकास हुआ है। हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। पहले हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट चूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का एलिमेंट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट चूज करेंगे बच्चों, और हम पहले उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को देने में m2 मास को, वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देने में हाउ मच वर्क विल बी डन। तो अगला स्टेप यही है कि वर्क डन इन गिविंग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट m2 को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जिसको कि हम r से डिनोट करेंगे बच्चों, इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को हम dr से डिनोट करेंगे। तो इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी वही है, टुवर्ड्स B। इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी वही है, क्या है, टुवर्ड्स B। अब देख रहे हो बच्चों, दिस इज अप्लाइड फोर्स, दिस इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो जब m2 यहां पर होगा बच्चों, तो हम m2 मास को dr डिस्प्लेसमेंट देने में कितना वर्क होगा, dr डिस्प्लेसमेंट देने में वर्क dw होगा F डॉट dr,
यानी FDR cos थीटा यानी cos 0, क्योंकि dr और अप्लाइड फोर्स F दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो cos 0, और इस तरह से वर्क डन हो जाएगा FDR। ये सब क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि फोर्स कांस्टेंट नहीं है। जब M2 मास A पर होगा तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन फोर्स मैक्सिमम होगा, और जैसे जैसे हम M2 को इधर लेते जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन फोर्स डिक्रीज होता जाएगा, यानी कि फोर्स कांस्टेंट है ही नहीं। फोर्स कांस्टेंट होता तो ये सब झमेला करने की क्या जरूरत थी? हम डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट का और फोर्स से डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट करा करके ये सारे प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेते। लेकिन फोर्स कांस्टेंट नहीं है, यहां फोर्स मैक्सिमम है और यहां फोर्स मिनिमम है। ए से बी के बीच में पॉइंट ए पर फोर्स मैक्सिमम है और पॉइंट बी पे फोर्स मिनिमम है, तो कौन सा फोर्स यूज किया जाए जब फोर्स कांस्टेंट ही नहीं है और फोर्स की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है? तो इसलिए बच्चों ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन करना है। ऐसे ही प्रॉब्लम्स के लिए कैलकुलस का डेवलपमेंट हुआ है। मैथ वाले बच्चे अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, मैथ वाले बच्चे बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि हम क्या कह रहे हैं, और बायो वाले बच्चों को भी अच्छी तरह से समझना चाहिए। अगर केवल 11th ही पास नहीं हो जाना है, नीट भी करना है बीट। बायो वाले बच्चों, नीट भी करना है बीट, इसलिए ये सब जानना पड़ेगा, ये सब कुछ जानना पड़ेगा। मैथ से बचकर कहाँ जाओगे? मैथ से कोई नहीं बच सकता। इसलिए हम कहते हैं बच्चों कि 10th तक अगर तुम मैथ नहीं पढ़े, सब कुछ पढ़ लिए तो कुछ नहीं पढ़े 10th, और अगर 10th तक तुम्हारा मैथ बहुत अच्छा है तो तुम 11th में फिजिक्स पढ़ सकते हो, 12th में फिजिक्स पढ़ सकते हो, नीट की तैयारी कर सकते हो, IIT का एग्जाम दे सकते हो। तो बच्चों यहाँ पे आओ, तो ये वर्क हुआ, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देने में वर्क डन हुआ FDR, और हमें निकालना है कि A से B तक ले जाने में कितना वर्क होगा। जबकि फोर्स वेरिएबल है तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। देयरफॉर बच्चों इस बोर्ड पे स्पेस कम है, इसलिए अंडरस्टूड कुछ बातें हैं। अब ये W क्या है? तो वर्क डन हम बोल के समझा रहे हैं बच्चों, लिख लेना। वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द मास M2 फ्रॉम A to B, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन FDR इज इक्वल टू इंटीग्रेशन GM1, क्योंकि F कितना है? F है, यहां देखो लिखा हुआ है GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर, GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर dr। और सभी लोग जानते हो बच्चों कि जो क्वांटिटीज कांस्टेंट होती हैं, उनका हम इंटीग्रेशन, उनका इंटीग्रेशन नहीं होता, बाहर निकल, कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा। इतना तो सभी लोग जानते होंगे। तो ये वर्क डन हो जाएगा GM1 M2 और इंटीग्रेशन 1 अपॉन R स्क्वायर को हमने लिख दिया R पे -2 dr। तो बच्चों ये अब हमें इसे ही इंटीग्रेट करना है। एक चीज और, यहां इंटीग्रेशन की बाउंड्री क्या होगी? तो ऑब्जेक्ट को, अब ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट को कहां से कहां तक ले जाना है, तो ऑब्जेक्ट को ले जाना है फ्रॉम A to B, A से B तक ले जाना है। अब इसमें R की, ये जो R है बच्चों पॉइंट P, जब M2 मास A पर रहेगा तो पॉइंट P A पे होगा और R की वैल्यू R इनिशियल के बराबर होगी, और जब ये पार्टिकल B पर होगा तो पॉइंट P भी B पर होगा और R की वैल्यू R फाइनल के बराबर होगी। तो R की जो लोअर वैल्यू है, जो लोअर लिमिट है वो है Ri, क्योंकि पार्टिकल जब यहां होगा तो R की वैल्यू होगी Ri, ये R की वैल्यू होगी Ri, और जब पार्टिकल यहां होगा, M2 मास जब यहां होगा तो इस R की वैल्यू हो जाएगी इतनी,
तो R इज चेंजिंग फ्रॉम दिस साइज टू दिस साइज, यानी कि बाउंड्री हो गई फ्रॉम R इनिशियल टू R फाइनल, R इनिशियल टू R फाइनल, और यहां भी हो गया R इनिशियल टू R फाइनल। फिर बच्चों यहां एक बाउंड्री लाइन ड्रा करते हैं ताकि ये प्रॉब्लम को आगे, तो अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। बच्चों ध्यान से सुनना, बने रहना, पूरा वीडियो देखना है। अगर इस वीडियो का फायदा उठाना चाहते हो बच्चों, पूरा वीडियो देखना, कहीं मत जाना, क्योंकि इससे बहुत कुछ सॉल्व होने वाला है, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाले हैं, बहुत कुछ सॉल्व होने वाला है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं। तो वर्क डन हो गया, वर्क डन हो गया जी m1 m2 और r पे पावर -2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा r पे पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और बाउंड्री है फ्रॉम r इनिशियल टू r फाइनल। यहाँ कौन सा फार्मूला यूज किया गया है, यहाँ इसका अप्लाई, इसको अप्लाई किया गया है। x पे पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है बच्चों x पे पावर n + 1 अपॉन n + 1। ये फार्मूला अप्लाई किया गया है। जो लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं वो ध्यान से देख लें, ये फार्मूला अप्लाई किया गया है। तो अप्लाइंग दिस फार्मूला, हमने इसको, फिर ये r पे पावर -1 और नीचे -1 को बाहर निकाल देते हैं जी m1 m2 अपॉन -1, और ब्रैकेट में बचता है 1 अपॉन r, और इसकी बाउंड्री है r इनिशियल टू r फाइनल। दिख रहा है लास्ट तक? थोड़ा घुमा दो, तो कैमरा घुमा दो थोड़ा सा। r इनिशियल टू, ये दिखना जरूरी है, r इनिशियल टू r फाइनल, बाउंड्री हो गई r इनिशियल से r फाइनल। तो बच्चों ये हो गया जी m1 m2 अपॉन -1, और बाउंड्री पुट करते हैं तो 1 अपॉन r इनिशियल -1 अपॉन r फाइनल, पहले अपर बाउंड्री 1 अपॉन r फाइनल -1 अपॉन r इनिशियल। निगेटिव साइन फिर अंदर ले जाएंगे तो ये वर्क डन निकल जाएगा बच्चों जी m1 m2, और ये हो जाएगा 1 अपॉन r इनिशियल -1 अपॉन r फाइनल। तो दिस इज डिजायर्ड फॉर्मूला के दो मास पार्टिकल्स हैं। अब हमने क्या सीख लिया बच्चों, दो मास पार्टिकल्स हैं, उनके बीच का डिस्टेंस चेंज किया गया। दो मास पार्टिकल्स हैं m1 और m2, उनके बीच का डिस्टेंस चेंज किया गया है, यानी कि जो उनके बीच का सेपरेशन है वो r, देख रहे हो बच्चों कि r इनिशियल से बढ़ा करके r फाइनल कर दिया गया, r इनिशियल से बढ़ा करके r फाइनल कर दिया गया। और इस प्रोसेस में कितना वर्क होगा जी m1 m2 और ब्रैकेट में 1 अपॉन r इनिशियल -1 अपॉन r फाइनल। अब सवाल ये उठता है बच्चों कि ये वर्क पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, यहां तक दिख रहा है ना? थोड़ा रहे। अब सवाल ये उठता है बच्चों कि ये वर्क पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो बच्चों सवाल ये उठता है कि ये जो वर्क होगा ए से बी तक ले जाने में पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो उसका सिंपल सा जवाब है कि m2 मास को b की ओर ले जाना है, तो b की ओर ले जाने के लिए फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स b होगा जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, और डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन वही है। तो जाहिर सी बात है कि वर्क डन पॉजिटिव होगा। और ये जान लेना बच्चों कि जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस, दो मास ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस जब बढ़ता है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, और जब घटता है वर्क डन निगेटिव होता है। इस चीज को हम मैथमेटिकली एनालाइज कर सकते हैं। कैसे इसकी एनालिसिस कैसे करेंगे बच्चों, तो ध्यान से सुनना, ये सब देख लेना सभी लोग। इसको बार बार वीडियो को पीछे ले जा करके ये देख लेना कैसे डेरिवेशन किया गया है, एक एक बात को ध्यान से सुन लेना
और हम लोग इस फाइनल नतीजे पे पहुंचे बच्चों, इस फाइनल नतीजे पे पहुंचे, बताते हैं कि हम लोग कहाँ पहुंचे। बने रहना बच्चों। हम लोग पहुंचे वर्क डन। तो हम लोग का प्रॉब्लम ये था कि व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इन डिस्प्लेसिंग ए बॉडी फ्रॉम ए टू बी, M2, डिस्प्लेसिंग M2 फ्रॉम A टू B। तो वो आया है इस प्रोसेस में वर्क होगा G M1 M2 1 अपॉन R इनिशियल माइनस 1 अपॉन R फाइनल। अब इसकी हम एनालिसिस करते हैं बच्चों, इसकी हम एनालिसिस करते हैं। तो जब दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस हम चेंज करेंगे, प्यारे बच्चों, जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस चेंज करेंगे तो या तो डिस्टेंस बढ़ाएंगे और नहीं तो डिस्टेंस घटाएंगे। यहां क्या किया गया है, यहां तो डायग्राम में डिस्टेंस बढ़ाया गया है। तो जाहिर सी बात है, तो पहला केस ये है कि अगर R इनिशियल इज लेस देन R फाइनल। ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत ही यूजफुल डेरिवेशन बता रहे हैं। इट हैपेंस ओनली इन, जानते ही हो आगे तुम लोग, R इनिशियल इज लेस देन R फाइनल। यानी R इनिशियल कम कब होगा, जब इनिशियल डिस्टेंस कम रहे, यानी कि बीच का डिस्टेंस बढ़ाया गया, दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस बढ़ाया गया है। यानी कि R इनिशियल इज लेस देन R फाइनल, R फाइनल ज्यादा है और R इनिशियल कम है। ऐसे में अगर हम रेसिप्रोकल कर दें, 1 अपॉन R इनिशियल विल बी ग्रेटर देन 1 अपॉन R फाइनल, ये हो जाएगा। और देयरफॉर जब 1 अपॉन R इनिशियल बड़ा हो गया तो 1 अपॉन R इनिशियल माइनस 1 अपॉन R फाइनल इज पॉजिटिव। कितना हो जाएगा बच्चों, ये फैक्टर पॉजिटिव हो जाएगा, ज्यादा माइनस कम यानी कि पॉजिटिव। यानी वर्क डन क्या होगा, देयरफॉर हेंस वर्क डन इज पॉजिटिव। तो अगर डिस्टेंस, अगर R इनिशियल कम होगा R फाइनल ज्यादा होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। यानी जब डिस्टेंस, दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस बढ़ाओगे तो वर्क डन मस्ट बी पॉजिटिव। दूसरा एनालिसिस नंबर 2, इफ R इनिशियल इज ग्रेटर देन R फाइनल, यानी कि M2 को M1 के पास ले जाया गया है, यानी R फाइनल ये जो ज्यादा है यहां पर वो इतना हो गया है, इतना R इनिशियल इतना है, R फाइनल इतना है, यानी कि M2 को अब उसके नजदीक ले जा रहे हो, M2 को M1 के पास ले जा रहे हो। इस कंडीशन में क्या होगा कि 1 अपॉन RI विल बी लेस देन 1 अपॉन R फाइनल। 1 अपॉन RI इज लेस देन 1 अपॉन R फाइनल। तो 1 अपॉन R इनिशियल माइनस 1 अपॉन R फाइनल मस्ट बी, मस्ट बी नेगेटिव। ये क्या हो जाएगा, ये कम है, ये ज्यादा है, जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है RI इज ग्रेटर देन RF, 1 अपॉन RI मस्ट बी स्मॉलर देन 1 अपॉन RF। तो ये कम माइनस ज्यादा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा निगेटिव। और देयरफॉर वर्क भी क्या होगा, निगेटिव। तो हमने 2 कंक्लूजन निकाले, 3 कंक्लूजन हमने निकाला। पहला तो ये कि वर्क डन होता है GM1 M2 अपॉन 1 अपॉन R इनिशियल माइनस 1 अपॉन R फाइनल। दूसरा कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के नजदीक जाएगा, यानी जब दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस घटेगा तो वर्क डन निगेटिव आएगा, और जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। तो ये रहा बच्चों ये डेरिवेशन। अब हम इसको अप्लाई करने जा रहे हैं। इसे डिराइव करने का फायदा क्या है, इसे डिराइव करने का फायदा क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं बच्चों, बस बने रहना हम बहुत कुछ कर सकते हैं।
और जादू से हम ये सब मिटा रहे हैं। तो बच्चों जादू से सब मिट गया, जादू से मिट गया। ये डिजिटल बोर्ड का बाप है तो सनमाइका का, लेकिन ये डिजिटल का भी सुपर डिजिटल है। ऐसे करने से ये इशारा समझ करके मिट जाता है। तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अब इस फार्मूले का एप्लीकेशन क्या है। सबसे पहला फार्मूले को पहले हम लिख देते हैं। बाउंड्री बताओ, यहीं तक, अच्छा ठीक। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले हम यहाँ फार्मूला लिख दें कि वर्क डन होता है जी m1 m2 अपॉन आर, सॉरी नॉट आर जी m1 m2 और ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट्स के बीच का इनिशियल सेपरेशन 1 अपॉन ऑब्जेक्ट के बीच का इनिशियल सेपरेशन माइनस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट के बीच का फाइनल सेपरेशन। दिस इज द फॉर्मूला। अब हम इसको अप्लाई करते हैं किसके लिए? सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए। सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का बच्चों डेफिनेशन ये है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट। सपोज दैट कि यहां m मास का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट से r डिस्टेंस पर हमें एक पॉइंट P है जहां का हमें पोटेंशियल निकालना है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डेफिनेशन है, हमें क्या निकालना है? हमें यह निकालना है बच्चों के वर्क डन इन क्या करेंगे? इन ब्रिंगिंग यूनिट मास, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट। तो पहले हम टेस्ट मास के लिए करते हैं, एक मास m0 चूज कर लेते हैं, बहुत छोटे क्वांटिटी का, जिसको हम इनफाइनाइट से यहां तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो हम ऐसे निकाल देंगे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग m0 कहां से कहां तक? तो फ्रॉम इंफिनिटी टू p। जब ये m0 मास जब इनफाइनाइट पर होगा, सपोज दैट कि दिस इज इंफिनिटी, जब इनफाइनाइट पर होगा तो इनके बीच का इनिशियल सेपरेशन हो जाएगा इनफाइनाइट। और जब ये पॉइंट P पर होगा, m0 मास, ये है मास m0, ये m0 मास जब पॉइंट P पर होगा तब m और इसके बीच का सेपरेशन होगा r। देख रहे होगे बच्चों। तो फाइनल सेपरेशन इज r, इनिशियल सेपरेशन इज इनफाइनाइट। इसमें पुट कर देंगे तो कितना वर्क होगा? m0 मास को यहां तक लाने में, इनफाइनाइट से यहां तक लाने में वर्क डन होगा, वर्क डन हो जाएगा W इज इक्वल टू जी m1 m2 और 1 अपॉन r इनिशियल माइनस 1 अपॉन r फाइनल। ये हो गया, कितना वर्क डन हुआ? जी नहीं, m1 की जगह पे m है और m2 की जगह पर बच्चों m0 है। ये है m और m2 यहां m0 है। तो जी m0 और ये हो गया 0, तो ये निगेटिव भी हो गया अपॉन r, इतना आ गया। कितना वर्क करना पड़ेगा? इतना। तो देयरफॉर पोटेंशियल इज इक्वल टू यूनिट मास को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? तो वो हो जाएगा W अपॉन m0, हमने डिवाइड कर दिया। और जब इसको हम m0 से डिवाइड करेंगे तो जी m0 अपॉन r डिवाइडेड बाई m0
तो ये दोनों कट जाएगा और पोटेंशियल आ जाएगा बच्चों इतना जी एम अपॉन माइनस, सॉरी यहां माइनस छूट गया, माइनस जी एम अपॉन आर, ये हो गया। तो पहला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमने डिराइव कर दिया, समझ भी लिया कि माइनस जी एम अपॉन आर, दिस विल बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट पी, दिस विल बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट पी। तो एक बार फिर बच्चों जादू देखो, 1 2, तो बच्चों ये जादू से सारा मिट गया। सनमाइका का ही बोर्ड है लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स फिट है, हाथ के इशारे से काम करता है। तो अब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो ये है अर्थ जिसका मास है me और इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर, नहीं सॉरी नॉट सेंटर, सेंटर से r डिस्टेंस पे अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है तो जैसे पीछे निकाला गया है, हम अर्थ को रख देंगे उसके सेंटर पे, क्योंकि एवरीबॉडी कैन बी कंसीडर टू बी कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर ऑफ मास। तो पूरे अर्थ को हम यहां रख दे रहे हैं उसके सेंटर ऑफ मास पे, तो यह पॉइंट पी से इसका डिस्टेंस। अब वही वाला सिचुएशन हो गया कि यहां एक ऑब्जेक्ट रखा है me मास का, उससे r डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा, तो r डिस्टेंस पर पोटेंशियल हो जाएगा बच्चों v इज इक्वल टू माइनस जी एम ई अपॉन आर, और सरफेस पे कितना होगा, तो सरफेस पे r हो जाएगा आर ई, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा माइनस जी एम ई अपॉन आर ई, ये हो गया। और अब बच्चों हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताएंगे और इसका यूज हम करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। सबसे पहले उसका डेफिनेशन समझते हैं कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों दो तरह का वर्क होता है, हम डायग्राम में दिखा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, बैठे रहना, हम डायग्राम में दिखा रहे हैं। हमको अब चाहिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कुछ लोगों को बनर्जी सुनाई दे रहा है, तो बनर्जी मत सुनना, ये एनर्जी बोल रहे हैं बच्चों। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो दिस इज, दो तरह का वर्क होता है। जैसे ये किसी रफ सरफेस पे अगर हम किसी भारी से ब्लॉक को खींचें, एक रफ सरफेस पे ये भारी सा ब्लॉक खींचा जा रहा है, तो इस प्रोसेस में वर्क होगा ही होगा। और क्या होगा, तो जो हम वर्क करेंगे बच्चों वो तुरंत खर्च हो जाएगा। जो एनर्जी हम खर्च करेंगे, जो एनर्जी हम इसको दे रहे हैं वो तुरंत खर्च हो जा रहा है। किसमें, जब हम इसको टच करेंगे तो इसका हीट एनर्जी, इसका टेम्परेचर हमें बढ़ा हुआ महसूस होगा, इस ब्लॉक को घसीटा जा रहा है, तो यहां रबिंग हो रही है, तो एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। हम जो एनर्जी दे रहे हैं वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और चूंकि इस पे घसीट रहे हैं तो घसीटने का एक आवाज होता है। जैसे हम चेयर खींचने की आवाज हो रही है, तो घसीटने पे आवाज होता है साउंड एनर्जी। तो हम जो एनर्जी इसके ऊपर खर्च कर रहे हैं वो तुरंत का तुरंत कन्वर्ट हो जा रही है साउंड एनर्जी में और हीट एनर्जी में। लेकिन ध्यान से देखना बच्चों, ये दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखना बच्चों, ये मार्कर है, मार्कर को हम यहां से उठा करके यहां तक ले गए। अब इस प्रोसेस में न तो कोई साउंड हुआ और न ही कोई हीट एनर्जी में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, यानी एनर्जी खर्च नहीं हुई है। इस केस में एनर्जी हम दिए और तुरंत वो खर्च हो गई साउंड एनर्जी में और हीट एनर्जी में।
लेकिन जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हुए ले जा रहे हैं तो एनर्जी खर्च नहीं हो रही है, और जब एनर्जी खर्च नहीं होगी तो क्या होगी बच्चों? स्टोर होगी। तुम पैसा कमाओ और वो खर्च ना हो तो होगा क्या? वो स्टोर होगा, कहीं कहीं स्टोर होगा, तिजोरी में पड़ा रहेगा। तो ये स्टोर्ड एनर्जी है। जब हम कहीं वर्क करते हैं और वो वर्क जब किसी अदर वे में खर्च नहीं होता है, अदर वे में ट्रांसफॉर्म नहीं होता है, तो वो वर्क स्टोर हो जाता है। वो जो एनर्जी खर्च की जाती है उस पर वो स्टोर रहती है और समय आने पर वो परफॉर्म कर देती है। जैसे सीलिंग फैन छत पे टंगा हुआ है, वर्क करके उसको ऊपर पहुंचाया गया है, तो जो वर्क किया गया है सीलिंग फैन में वो सीलिंग फैन के अंदर अभी स्टोर्ड है। अब वहां से कनेक्शन काट दो, वो अपनी एनर्जी दिखा देगी कि देखो कितना उसको एनर्जी दिया गया था। वो सब का सब तुरंत परफॉर्म कर देगी, 1 सेकंड के अंदर सारा परफॉर्मेंस दिखा देगी कि हाँ उसको इतनी एनर्जी धीरे धीरे दी गई थी। हाँ ये बात और है कि उसको जो एनर्जी दी गई वो धीरे धीरे दी गई, धीरे धीरे उसको छत तक ले जाया गया, सीलिंग तक ले जाया गया। और जब हमने कनेक्शन काटा वहां से, रॉड को जब हमने कट किया तो पंखा तेजी से 1 सेकंड के अंदर जमीन पे आ गया और बहुत ज्यादा अब एनर्जी जो है बहुत कम टाइम में खर्च कर दिया, तो पावर बढ़ा हुआ है, इसलिए हमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि यहां एनर्जी स्टोर्ड हो रही है। पंखे पे जो वर्क किया गया वो स्टोर हो गया और उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। दैट स्टोर्ड एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। और यही हमें यानी कि मतलब ये है कहने का बच्चों कि जब ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया जाता है तो वर्क कहीं खर्च नहीं होता, स्टोर हो जाता है, एंड दैट स्टोर्ड एनर्जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब दो मास ऑब्जेक्ट्स के बीच का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे टू मास ऑब्जेक्ट्स। ये दोनों हैं, m1 मास का है और ये m2 मास का है। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो r है। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? तो पोटेंशियल एनर्जी होगी वर्क डन इन मेकिंग द कॉन्फ़िगरेशन इन ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू रेस्पेक्टिव पोजीशंस। मतलब m1 और m2 को इनफाइनाइट से यहां तक लाने में कितना वर्क होगा, यानी इस कॉन्फ़िगरेशन को बनाने में कितना वर्क होगा। वर्क डन इन मेकिंग द कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि इसको हम m1 को जब m1 और m2 को इतने डिस्टेंस पे रखने पे कितना वर्क होगा, और कंपेयर कहां से करेंगे? हमें एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी नहीं चाहिए। इसलिए हम कंपेयर करेंगे एब्सोल्यूट जीरो से। बच्चों ध्यान से समझना, बहुत पते की बात बता रहे हैं, कहीं नहीं मिलेगा। इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। हमें कहां से कंपेयर करना पड़ेगा? एब्सोल्यूट जीरो से, नॉट फर्जी जीरो। जैसे अभी जिस जमीन पे खड़े हैं वो ग्राउंड लेवल है, लेकिन सिर्फ इस बिल्डिंग के लिए वो ग्राउंड लेवल है। ये ग्राउंड फ्लोर है और हम ग्राउंड पे खड़े हैं। अभी हम बाहर निकलें तो हो सकता है ग्राउंड लेवल चेंज हो जाए, हम हाइट पे कहे जाएंगे, बाहर वालों के रिस्पेक्ट में हम हाइट पे कहे जाएंगे। तो दिस इज नॉट जीरो लेवल, दिस इज नॉट एक्चुअल या एब्सोल्यूट ग्राउंड लेवल। तो व्हाट इज, अब यहां इस केस में ग्राउंड लेवल क्या है? इस केस में ग्राउंड लेवल वो है जब दोनों के बीच का इंटरेक्शन जीरो हो जाए, जब m1 और m2 के बीच का इंटरेक्शन जीरो हो जाए। और कब जीरो होगा? जब m1 और m2 के बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट हो जाए। तो जब m1 और m2 के बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट हो जाएगा तो उनके बीच कोई इंटरेक्शन नहीं रह जाएगा, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाले फॉर्मूले में Gm1 m2 अपॉन
आर स्क्वायर में आर का कोई लिमिट नहीं है। अगर हम आर की वैल्यू इनफाइनाइट रख दें तो फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों? फोर्स 0 हो जाएगा। तो हमें उस पोजीशन से कंपेयर करना है जब दोनों मास के बीच इंटरैक्शन 0 है, तब इसकी एनर्जी कितनी है, और जब हम यहां ला रहे हैं तब इनके बीच की एनर्जी कितनी है। हमें इसको यानी कि हमें 0 लेवल से कंपेयर करना है। तो क्या करते हैं, इस कॉन्फ़िगरेशन को बनाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, M2 को मिटाना होगा और M2 और M1 दोनों को ही इनफाइनाइट पे रखना होगा। उनके बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट है। M1 कहाँ गया? इनफाइनाइट पे। M2 कहाँ गया? इनफाइनाइट पे। अब उनके बीच कितना इंटरैक्शन है? 0। उनके बीच का इंटरैक्शन, उनके बीच लगने वाला फोर्स 0 है। अब उनके बीच लगने वाला फोर्स 0 है। तो अब उस लेवल से इस लेवल तक, यानी इन मास ऑब्जेक्ट्स को उनके रिस्पेक्टिव पोजीशंस पे रखने पर जब हम पहला मास ले आएंगे तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आसपास कोई दूसरा मास है ही नहीं। इनफाइनाइट से जब हम पहला मास ले आए तो कोई वर्क नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि दूसरा मास तो इनफाइनाइट पे है। तो हम तो इसको ले आए यहां, जब इसको ले आए तो नो वर्क इज डन, क्योंकि यहां कोई दूसरी ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है। फिर जब हम M2 को लाएंगे यहां, तब इसके ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क होगा, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन वर्क मस्ट बी डन। तो जब M2 मास को हम इनफाइनाइट से लेकर के यहां तक आए, और r डिस्टेंस पर रखे, तो अकॉर्डिंग टू दिस वर्क डन हुआ इनके बीच का सेपरेशन। तो G M1 M2 1/r इनिशियल यानी जब M2 को हमने इनफाइनाइट पे रखा था तो इनके बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया, तो इनिशियल सेपरेशन इज इनफाइनाइट माइनस 1/r। दिस इज फाइनल सेपरेशन एंड दिस इज इनिशियल सेपरेशन। इनिशियल सेपरेशन इज इनफाइनाइट एंड फाइनल सेपरेशन इज इक्वल टू r, और ये हो गया बच्चों W इज इक्वल टू G माइनस G M1 M2/r, और यही पोटेंशियल एनर्जी हो गई माइनस G, क्योंकि ये एनर्जी इसके अंदर स्टोर्ड हो गई, माइनस G M1 M2/r। तो दो पार्टिकल सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस G M1 M2/r। अब अगर बच्चों तीन पार्टिकल रहेगा सिस्टम में, अब देखते हैं 3 पार्टिकल, 2 मास ऑब्जेक्ट्स, अब 3 मास ऑब्जेक्ट्स। अगर इफ देयर आर 3 मास ऑब्जेक्ट्स, देखते हैं, मान लो M1 M2 M3 मास के 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। एक का मास है M1, दूसरे का M2, तीसरे का M3। M1 और M2 के बीच का डिस्टेंस है R1, M2 M3 के बीच का डिस्टेंस है R2, और M3 R1 के बीच का डिस्टेंस है R3। What is the gravitational potential energy of this system? तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये कॉन्फ़िगरेशन ही बिगाड़ देंगे और मास ऑब्जेक्ट्स को, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइंड है, वर्क डन इन मेकिंग द कॉन्फ़िगरेशन। डेफिनेशन बने रहना बच्चों, वर्क डन इन मेकिंग द कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन को बनाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन को बिगाड़ना पड़ेगा। तो हमने कॉन्फ़िगरेशन को बिगाड़ दिया, फिर पहला मास M1 लेकर के आए और उसके रिस्पेक्टिव पोजीशन पे हमने रख दिया, कोई वर्क नहीं हुआ, W1 इज इक्वल टू 0,
कोई वर्क नहीं हुआ। फिर दूसरा मास जब हम लेकर के आए m2 और उसके रिस्पेक्टिव पोजीशन पे रखा m2, जिनके बीच का डिस्टेंस है जिनके बीच का डिस्टेंस है r1, जिनके बीच का डिस्टेंस है बच्चों r1, तो अब वर्क होगा, कितना होगा, माइनस GM1 M2 अपॉन R1। फिर जब हम तीसरा मास लेकर के आएंगे तो तीसरा मास ये देखेगा, तीसरे मास के लिए इसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसको इफेक्ट करेगा, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी इफेक्ट करेगा। तो M2 मास के अगेंस्ट इसका जो वर्क है वो हो जाएगा माइनस GM2 M3 अपॉन इनके बीच का सेपरेशन R2, और M1 मास से इसका जो इंटरेक्शन होगा उस फोर्स के अगेंस्ट वर्क हो जाएगा W4 इज इक्वल टू माइनस GM3 M1 अपॉन R3, और नेटवर्क कितना होगा ये सब हमें ऐड कर देना होगा, और वही हो जाएगी, वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, और वर्क हो जाएगा बच्चों माइनस G कॉमन हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, M1 M2 अपॉन R1 प्लस M2 M3 अपॉन R2 प्लस M3 M1 अपॉन R1। ये हो जाएगा 3 मास ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी, 3 मास ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ही सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों अब शुरू हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट अब शुरू हुआ है कि अर्थ के सरफेस पे रखे हुए किसी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अर्थ के सरफेस पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो ये है अर्थ, ये है बच्चों अर्थ, और अर्थ के सरफेस पे ये एक m मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और अर्थ का जो मास है वो है me, और जो रेडियस है वो है re। तो अब इस सिस्टम अर्थ पे एक m मास की एक बॉडी रखी हुई है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर्ड होगी, कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी इस सिस्टम में, वो हो जाएगी इसी को वर्क डन इन ब्रिंगिंग। अब इस मास को इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी उस वर्क के बराबर। इनफाइनाइट से सरफेस तक लाने में वर्क, तो वो हो जाएगा GM1 M2 अपॉन R, ध्यान से देखना बच्चों, और ब्रैकेट में इनिशियल सेपरेशन इनफाइनाइट माइनस फाइनल सेपरेशन, सॉरी ये R नहीं होगा, माइनस फाइनल सेपरेशन इज 1 अपॉन RE। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया बच्चों माइनस, और यहाँ M1 की जगह पर अर्थ का मास, और M2 की जगह पर ऑब्जेक्ट का मास, तो GME_m, तो ये हो गया बच्चों माइनस GME_m अपॉन RE, माइनस GME_m अपॉन RE। तो बच्चों ये अर्थ के सरफेस पे रखे किसी m मास के किसी ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो बच्चों अब अगर ये m मास का ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से h हाइट पे होगा, h हाइट पर होगा, अगर ये अर्थ के सरफेस से h हाइट पर होगा बच्चों, तो इनफाइनाइट से यानी कि
दिस इज R इज इक्वल टू RE प्लस H वेयर दिस सेपरेशन इज H। तो M मास का ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है। तो अब इसको इनफाइनाइट से यहां तक लाने में कितना वर्क होगा? ये हो जाएगा वर्क, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वर्क डन, और वर्क डन हो जाएगा G m1 m2 इनिशियल सेपरेशन इन्फिनिटी माइनस फाइनल सेपरेशन RE प्लस H, और ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी हो गई बच्चों माइनस, और m1 m2 की जगह पर m1 m2 की जगह पर m1 है अर्थ का मास और m2 है ऑब्जेक्ट का मास, तो G me m, तो माइनस G me m अपॉन RE प्लस H, RE प्लस H। तो बच्चों ये हो गया लेक्चर 2 का, ये हो गया लेक्चर 2 का पार्ट 1, और इस लेक्चर 2 का पार्ट 2 भी इंतजार करना, जल्दी ही आएगा, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये जो हमने इस फार्मूले के बेस पर हमने जो जो चीजें डिराइव कराई हैं इस वीडियो में, उसी के बेस पर अगले वीडियो में उसका एप्लीकेशन दिखाएंगे बच्चों। इस फार्मूले का एप्लीकेशन, इस फार्मूले के एप्लीकेशन से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना सीख गए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीख गए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 मास सिस्टम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 मास सिस्टम, एंड सिमिलरली तुम निकाल सकते हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 4, 5, 6 जितना भी दिया रहे उतने मास सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाली जा सकती है। तो इसको अप्लाई करके हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमने सीखा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सीखा हमने, 2, 3, 4 मास सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी सीखी। फिर अर्थ पे रखे हुए किसी ऑब्जेक्ट पर, अर्थ के सरफेस पे रखे हुए किसी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, तो वो आया माइनस G me m अपॉन RE। फिर अर्थ के सरफेस से h हाइट पर रखे हुए ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बच्चों, तो वो भी आ गया, वो रहा ये। अब इन सब का एप्लीकेशन हम बताएंगे अगले वीडियो में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, छोड़ना मत। ये भी वीडियो देखो और अगले वीडियो का इंतजार करो, जल्दी ही आएगा। और हाँ, एक बात और बच्चों, थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना, थोड़ा कुछ कमेंट कर दो, कुछ पॉजिटिव कमेंट, कुछ नेगेटिव, जो तुमको फील हो, जो तुमको महसूस हो उस तरह का कमेंट कर दो, लाइक कर दो, बेल आइकन को दबा दो ताकि सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और साथ में अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो बच्चों सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू।